गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल विषय और इसका जो दूसरा पाठ अपना चल रहा था जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। तो देखो थोड़ा सा आपको यहाँ मैं एक बार ये सेटिंग ले लेते हैं। हाँ देखिए, हाँ तो कल हम बात कर रहे थे यहाँ जनसंख्या घनत्व की। और जनसंख्या घनत्व की एक तो हमने परिभाषा देख ली थी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा में थी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और एक यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र है, यह आपका था। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या, ऊपर तो आएगा आपका कुल जनसंख्या और नीचे आएगा आपका कुल क्षेत्रफल। ये आप लगभग इसको उल्टा कर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऊपर आएगी कुल जनसंख्या और नीचे क्या आएगा, कुल क्षेत्रफल। अंश में आपको कुल जनसंख्या लिखना है और हर में आपको कुल क्षेत्रफल लिखना है। तो ये जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ एक थोड़ा सा आपका जनसंख्या घनत्व का प्रकार है। और इस जनसंख्या घनत्व के प्रकार में देखो जनसंख्या घनत्व का प्रकार, यहाँ हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के प्रकार की। और यह आपका जनसंख्या घनत्व है, इसका प्रकार है तो यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है, इस जनसंख्या घनत्व के प्रकार, देखो लिखना कौन सी चीज़ है, ये जो आपको चीज़ नीचे नोट्सों की जो स्लाइडें हैं, ये तो आपको पूरा नोट्स पूरे के पूरे से उतारने ही है। इसके बाद में कौन सी चीज़ लिखनी है, इसके एक्स्ट्रा देखो आप देखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे अपने नोटबुक में, देखो जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकार, ये तो आपकी हो जाएगी हेडिंग। और इसके बाद में इस जनसंख्या घनत्व के प्रकार में ऐसे आप 3 लेग निकाल लेंगे। यहाँ 3 लेग निकालेंगे और इसमें पहली लेग में लिखेंगे, एक तो है उच्च जनसंख्या घनत्व, एक है मध्यम जनसंख्या घनत्व, पूरा लिख लेंगे आप। एक तो है उच्च जनसंख्या घनत्व, एक मध्यम जनसंख्या घनत्व है और एक है आपका निम्न जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार कितने हो गए, 3 हो गए। उच्च जनसंख्या घनत्व और एक है आपका मध्यम जनसंख्या घनत्व और एक है निम्न जनसंख्या घनत्व। अब देखो यहाँ ध्यान देंगे, ये जो उच्च जनसंख्या घनत्व है, इसके नीचे लिखेंगे उच्च जनसंख्या घनत्व में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 200 व्यक्ति, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, इसके नीचे ही लिखना है आपको। देखो ये 3 लेग निकाल लें, इसके बाद में देखो उच्च के नीचे क्या लिखना है, यह ध्यान देंगे। जो उच्च जनसंख्या घनत्व का लिखा है मैंने, उसके नीचे आपको लिखना है, उसके नीचे लिखना है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर से अधिक, प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, यानी उच्च जनसंख्या घनत्व में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? जहां जनसंख्या क्या रहती है, जहां लोग हैं वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रहते हैं, उनको उच्च जनसंख्या घनत्व में शामिल किया गया है। अब इसी के नीचे आप लिखेंगे, इसके उदाहरण लिख लो कौन कौन से हैं। एक तो है अमेरिका का पूर्वी भाग, इसके आप नीचे लिखेंगे अमेरिका का पूर्वी भाग उदाहरण, यानी उच्च जनसंख्या घनत्व में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अमेरिका का पूर्वी भाग है। एक आपका हो जाएगा यूरोप का इसका अमेरिका का देखो पूर्वी के साथ में वो लिखेंगे उत्तरी पूर्वी, अमेरिका का उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भाग। और इसके बाद में नीचे इसका उच्च जनसंख्या घनत्व का उदाहरण लिखेंगे यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग। यूरोप का कौन सा भाग है? यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, पूरा लिख लेंगे आप यहाँ। यूरोप का है उत्तरी पश्चिमी भाग। इसके बाद में जो एशिया है, इस एशिया में कौन सा आएगा? देखो दक्षिणी एशिया, कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया आ जाएगा। और एक आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूरा लिखेंगे आप इसको, दक्षिणी पूर्वी एशिया। और एक आ जाएगा पूर्वी एशिया। ये कल आपको मैंने मैप में भी बता दिया था, लेकिन यहाँ आप अलग से एक हेडिंग डाल के और लिख लें। तो ये बातें तो आपको लिखनी है। उच्च जनसंख्या घनत्व है उसके नीचे कि उच्च जनसंख्या घनत्व में किसको शामिल किया गया है? उच्च जनसंख्या घनत्व में जहां व्यक्ति क्या रह रहे हैं, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, जहाँ जनसंख्या क्या है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उन क्षेत्रों को उच्च जनसंख्या घनत्व में शामिल किया गया है। और उसके नीचे आप इसके उदाहरण लिख लेंगे कि कौन कौन से हैं, विश्व में कौन से क्षेत्र हैं जो उच्च जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं। तो एक तो अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग आएगा, अमेरिका का कौन सा आएगा? उत्तरी पूर्वी भाग आएगा। एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग। और तीसरा उदाहरण है वो एशिया के, देखो 3 क्षेत्र हैं। एक तो दक्षिणी एशिया, कौन सा एशिया जाएगा? दक्षिणी एशिया जाएगा। और एक आएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, और एक पूरा का पूरा पूर्वी एशिया। ये जो 3 भाग हैं एशिया के, ये 3 भाग हैं, ये तीनों भाग किसके अंतर्गत आएंगे? उच्च जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में इससे आपके आगे वाला था मध्यम जनसंख्या घनत्व, जो मैंने अभी लैग निकाल के लिखवाया है ना। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व जो है, इस मध्यम जनसंख्या घनत्व के नीचे लिखेंगे कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? जहां 11 से 50 व्यक्ति, 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्यम जनसंख्या घनत्व में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? यानी 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या जहां निवास करती है, उनको मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। फिर देखो इसके एग्जाम्पल देखो, आप मध्यम के नीचे लिखेंगे उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण में देखेंगे एक तो पश्चिमी चीन, मध्यम जनसंख्या घनत्व में कौन कौन सा आएगा? एक तो पश्चिमी चीन आ जाएगा। और इसके बाद में एक आ जाएगा आपका दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, ये भी मध्यम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आएगा। देखो उसमें भी है, इसमें क्षेत्र अलग अलग हैं, दोनों में आएगा इसका एग्जाम्पल। और इसके साथ में आप इसके और नाम लिख लेंगे, एक नॉर्वे है, एक कौन सा है? नॉर्वे है। और एक है आपका स्वीडन, ये अलग से आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। एक कौन सा आएगा आपका? स्वीडन आएगा। ये किसके अंतर्गत है? मध्यम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत आएंगे? मध्यम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में तीसरा था हमारा निम्न जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र था। कौन सा था? निम्न जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र। और निम्न जनसंख्या घनत्व में किसको शामिल किया गया है? जहां 1 से कम व्यक्ति, इसके नीचे लिखेंगे जहां क्या रहते हैं? 1 से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 1 से
कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। एक से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जहां निवास करते हैं उन क्षेत्रों को निम्न जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसके उदाहरण लिख लें। निम्न के नीचे ही देखो, निम्न के नीचे कौन कौन से एग्जाम्पल लिखने हैं। एक तो आपका था उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र। एक तो एग्जाम्पल में आ जाएगा उत्तरी ध्रुव, एक आ जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव, एक कौन सा आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव, और इसके साथ में आ जाएगा विषुवत रेखा के निकट जो भूमध्य रेखा है, और इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के निकट, विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ विषुवत रेखा पर जो उच्च वर्षा वाले जो सघन वन है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, तो देखो आपको ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो जनसंख्या घनत्व है, इस जनसंख्या घनत्व के आधार पर संपूर्ण विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है, एक मध्यम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है, और एक जो है वो आपका निम्न जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है। तो ये 3 आप कॉपी में इनको नोट कर लेंगे आप। इसके बाद में हम बात करेंगे जो जनसंख्या घनत्व है इसको प्रभावित करने वाले कारकों की। यह तो आपका जनसंख्या घनत्व हो गया है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा हो गई, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र हो गया। एक इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व को हम और कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो देखो जनसंख्या घनत्व का एक उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ देखना है। उदाहरण के माध्यम से आपको जनसंख्या घनत्व में देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान देंगे, वो चीज़ें तो उतार लेंगे, और इसके बाद में जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है। इसमें से देखो उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसको केवल आप समझ लें कि जनसंख्या घनत्व है वो आप किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिया गया है, ये तो आपका जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र हो गया भाई, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। अब देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि उदाहरण के लिए क प्रदेश, यहाँ देखो बड़ा कर देता हूँ, ये लो एक क प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? क प्रदेश है, और इस क प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर है। क प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या कितनी है? 1,50,000। कैसे निकालोगे? क प्रदेश है, क प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जनसंख्या 1,50,000 है। तो इसका क्या ज्ञात करना है? जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है, इसका जनसंख्या घनत्व निकालना है। तो घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या कहता है? यहाँ ये बराबर है, यहाँ @ ये लिखा हुआ, यहाँ बराबर है जनसंख्या, यानी घनत्व बराबर, सूत्र तो हमारा ये था, सूत्र तो ये था कि जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। और अब देखो जनसंख्या तो कितनी हो गई? 1,50,000। तो 1,50,000 ऊपर लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना था? 100 वर्ग किलोमीटर। 100 को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। तो ये नीचे जो 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं से आपकी ये 2 बिंदु कट जाएंगे, ऊपर वाले 2 बिंदु कट जाएंगे। कितना बचा? 1500। कितना बचा? 1500। तो नीचे देखो आपका उत्तर क्या आएगा? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कोई क प्रदेश था, और इस क प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 100 वर्ग किलोमीटर, और क प्रदेश में जनसंख्या कितनी निवास कर रही थी? 1,50,000। तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 1,50,000 बटा 100। भाग देंगे आप 1,50,000 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। 1,50,000 में अगर आप 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? जनसंख्या घनत्व
निकालना है। ये आपका जनसंख्या घनत्व निकालना है। ये क्षेत्र मैंने आपको कल बताई दिए थे कि यहाँ ये इसको 3 भागों में भी बांट दिया है और 3 भागों में बांट करके इसको आपको अध्ययन करना है। उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, एक मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र और एक हो जाएगा इसके अंदर निम्न जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। जनसंख्या घनत्व जो है, इस जनसंख्या घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों को प्रभावित करने वाले कारक एक ही हैं। यहाँ आप एक ध्यान रखेंगे, जो वितरण लिख रखा है इसी के साथ में आप घनत्व और लिखेंगे, जनसंख्या वितरण। और इस जनसंख्या वितरण के साथ ही आप एक चीज और लिख लेंगे यहाँ, घनत्व। जनसंख्या वितरण तथा घनत्व, जनसंख्या वितरण तथा यहाँ थोड़ा सा लिखने में परेशानी है तो आप इसको यहाँ लिख लेंगे, अपने हेडिंग में दोनों चीज़ें लिख लेंगे, जनसंख्या घनत्व वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो कौन कौन से हैं जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में। जनसंख्या वितरण है, इसको मुख्य रूप से 3 कारक, जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या वितरण और घनत्व इसको प्रभावित करने वाले यहाँ 3 कारक हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 कारक हैं। दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं और घनत्व को भी। 3 कारक हैं, कौन कौन से हैं, एक तो भौगोलिक, एक कारक तो कौन सा है, भौगोलिक कारक है। दूसरा कौन सा है, आर्थिक कारक है। भौगोलिक कारक है, एक आर्थिक कारक है और एक सामाजिक कारक है। 3 कारक हैं। यहाँ ध्यान देंगे, जनसंख्या घनत्व को या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हो गए, 3। कितने कारक हो गए आपके, 3 कारक हो गए। एक तो ये ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 3। पहला कारक कौन सा है, भौगोलिक। इस भौगोलिक कारक को भौतिक या प्राकृतिक भी कहते हैं। और दूसरा कारक कौन सा है, आर्थिक कारक है। और तीसरा कारक कौन सा है, सामाजिक कारक है। तो ये 3 कारक हैं। तो सबसे पहले यानी भौगोलिक कारक जो ये लिख रखा है, यहाँ प्राकृतिक कारक है, दोनों एक ही हैं। देखो, भौगोलिक भी कह सकते हो और इसको आप प्राकृतिक भी कह सकते हो, इसको आप भौतिक भी कह सकते हो। इस शब्द का आप ध्यान रखेंगे। भौगोलिक जो कारक है, इस भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक का आप ध्यान रखेंगे। भौगोलिक जो कारक है, इस भौगोलिक कारक को आप क्या क्या कह सकते हैं, भौगोलिक कारक को, या तो भौगोलिक तो आपका लिखा हुआ है ही, और ये देखो, आप इसके शब्द में आपको बता देता हूँ कि भौगोलिक कारक के दूसरे नाम क्या क्या है। भौगोलिक कारक भी कह सकते हो इसको, सांस्कृतिक कारक भी कह सकते हो। भौगोलिक जो कारक है, भौगोलिक, भौगोलिक कारक है, इस भौगोलिक कारक का दूसरा नाम क्या है। या तो भौगोलिक कारक आपके लिखा हुआ है, उसकी जगह आप एक चीज और लिख लेंगे, भौगोलिक कारक का जो दूसरा नाम है, इसको हम प्राकृतिक कारक भी कहते हैं। भौगोलिक कारक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कारक भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है, भौतिक कारक। इसी का नाम क्या है, भौतिक कारक। तो ये पॉइंट आप वहाँ लिख लेंगे कि भौगोलिक कारक को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो भौगोलिक कारक को प्राकृतिक कारक के नाम से भी जानते हैं और भौतिक कारक के नाम से भी जानते हैं। तो अब आ जाइए, अब देखो, यहाँ सबसे पहला है आपका जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक। कौन सा कारक है, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में क्या है, सबसे पहले प्राकृतिक कारक में एक तो है ऊंचावच। पहले यहाँ देख लेंगे, प्राकृतिक कारक में एक तो कौन सा है, ऊंचावच है। दूसरा कौन सा है, जलवायु है।
तीसरा कौन सा है, मृदा है। और चौथा कौन सा है, यहाँ जल की उपलब्धता है। पांचवा जो है यहाँ प्राकृतिक कारक वो है वनस्पति। पांचवा प्राकृतिक कारक कौन सा है, वनस्पति। तो देखो कितने प्राकृतिक कारक हो गए। पुनः आप ध्यान रखेंगे प्राकृतिक कारक या भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। एक तो हो गया उच्चावच, इसको भू आकृति भी कहा जाता है। एक तो कौन सा हो गया, उच्चावच। और ये जो उच्चावच कारक है इसको मतलब क्या कहा जाता है, इसी को भू आकृति के नाम से भी जाना जाता है, उच्चावच। या इसको आप क्या कह सकते हैं, भू आकृति भी कह सकते हैं, उच्चावच भी कह सकते हैं और इसको भू आकृति भी कह सकते हैं। तो ये प्राकृतिक कारक, प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपकी जैसे उच्चावच या भू आकृति हो गया। एक इसके अंतर्गत कौन सा हो गया, दूसरा कारक जैसे आप देखेंगे मृदा हो गया, ये भी कौन सा है, भौगोलिक कारक या भौतिक कारक है। एक जैसे आपका जल की उपलब्धता हो गया, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता ये भी आपका क्या है, भौगोलिक कारक है। इसके अलावा जो मृदा है, जल की उपलब्धता है। एक कौन सा हो जाएगा आपका, जलवायु। जलवायु है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, भौगोलिक कारक के अंतर्गत आता है। समझ लें, इन बातों को नहीं उतारेंगे, जिनको उतारना है उसके लिए मैं बोल दूंगा आपका। जलवायु है, ये भी किसके अंतर आएगा आपका, भौगोलिक कारक के अंतर्गत आएगा। और एक जैसे वनस्पति है, कौन सी है, वनस्पति, ये भी किसके अंतर्गत आती है, भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक, या इसको हम क्या कह सकते हैं, भौतिक कारक भी कह सकते हैं। तो अब आ जाओ, इसका हम अध्ययन करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में। प्रभावित करने वाले कारकों में देखो आप, सबसे पहले आपका कारक कौन सा आया था, प्राकृतिक कारक में सबसे पहला कारक है आपका उच्चावच। उच्चावच का मतलब भू आकृति, कि हमारा ये जो पृथ्वी का धरातल है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है। विभिन्न प्रकार के दृश्य जो हैं, वो भौतिक परिदृश्य हैं, वो यहाँ धरातल पर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे, पर्वतीय, पठारी अथवा ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं। देखो कौन से क्षेत्रों में, ये ऊंचावच का है। एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत है, क्या रहना आसान है क्या, नहीं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में, एक पठारी क्षेत्र में और एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, देखो इन तीन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे, पर्वतीय, पठारी और ऊबड़ खाबड़। पर्वतीय, पठारी और ऊबड़ खाबड़ जो प्रदेश हैं, इन तीनों बातों पर आप ध्यान देंगे। और यहाँ आप अपने दिमाग में बिठाएंगे कि क्या यहाँ रहना आसान है, पर्वतीय क्षेत्र है, एक कौन सा है, पठारी क्षेत्र है, और एक कौन सा है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। क्या इन तीन क्षेत्रों पर मानव जीवन आसानी से जिया जा सकता है, आसानी से मानव रह सकता है, नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, ध्यान देंगे, क्योंकि देखो इन क्षेत्रों में एक तो मानव के आवास के लिए, मानव अपना आवास बनाएगा, उसमें बहुत सारी समस्या आएगी। पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में मानव के जो जीविकोपार्जन के जो भी साधन हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हैं या अन्य जो भी उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो भी इन क्षेत्रों में आसानी से नहीं की जा सकती। उद्योग धंधे हैं, वो आसानी से नहीं स्थापित किए जा सकते। आवास आसानी से नहीं बनाया जा सकता। यातायात के जो भी यहाँ जो सुविधाएं मानव को होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं यातायात की यहाँ नहीं मिल सकती। रेल लाइन बिछाना है, सड़कों का निर्माण करना है, इस प्रकार की जो समतल क्षेत्रों में जितना हम आसानी से इसका विकास कर सकते हैं, उतना विकास हम पर्वतीय, पठारी और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में नहीं कर सकते। तो ये प्राकृतिक कारक है ऊंचावच। और यहाँ क्या रहते हैं, कम लोग रहते हैं। और कम लोग क्यों रहते हैं, इसका आपको पता चल गया होगा कि पर्वतीय, पठारी और ऊबड़ खाबड़ जो प्रदेश हैं, इनके अंदर कम लोग रहते हैं। और कम लोग रहने का यहाँ कारण क्या है, कम लोग रहने का कारण यहाँ यही है कि यहाँ मानव के जीवन से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं, मानव अपना आवास बनाना चाहता है, यातायात का विकास करना चाहता है, या कृषि करना चाहता है, या अन्य जो भी आर्थिक गतिविधियाँ करना चाहता है, वो सारी गतिविधियाँ यहाँ आसानी से नहीं की जा सकती हैं। इसलिए यहाँ लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं। फिर देखो इसकी तुलना की गई है किससे, देखिए मैदानी क्षेत्रों से। मैदानी क्षेत्र जो आप समझते हैं अच्छी तरह से, कि जहाँ समतल भूभाग है, उपजाऊ मिट्टी है, पानी भी अच्छा होता है, फसल भी अच्छी होती है, कृषि
कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, आवास का निर्माण है वो आसानी से किया जा सकता है, यातायात है उसका विकास है वो आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करना है, किसी भी प्रकार का कोई हमें विकास का कार्य करना है तो इन मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है। समझ गए, यहाँ दो बातों की तुलना की गई है ऊंचावच के कारण। किसके कारण? ऊंचावच के कारण। कि ऊंचावच हमारा जो ये पृथ्वी का धरातल है इस पर दो प्रकार के ऊंचावच हैं। एक तो ऊंचावच ऐसा है कि पर्वत हैं, पठार हैं और ऊबड़ खाबड़ प्रदेश हैं। पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं और ऊबड़ खाबड़ प्रदेश हैं। इनमें तो लोग क्या रहते हैं? कम रहते हैं। इसका कारण आपको बताना है कि इनमें लोग कम रहने का कारण क्या है। ऊंचावच के कारण पर्वतीय, पठारी और ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों में लोगों की संख्या कम पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ एक तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, आसानी से अपना आवास नहीं बना सकता है। क्या नहीं कर सकता है? देखो, आसानी से अपना आवास नहीं बना सकता है। इसमें आप वर्णन करेंगे तब लिखेंगे। देखो, लिखना नहीं है, आप इसको दिमाग में बिठा लें या वहाँ आप अपना अच्छी तरह से इसको लिखें तो लिख लो चाहे कि पर्वतीय, पठारी और ऊबड़-खाबड़ प्रदेशों में जनसंख्या कम पाए जाने का क्या कारण है। प्रश्न आपका क्या बनेगा? पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं। कारण बताइए। दोनों की तुलना करवाएंगे आपसे। पर्सन है वो दोनों की तुलना करवाएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ लोग हैं वो अधिक निवास करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आप। इनका कारण अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आप कारण यहाँ बताएंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में? देखो, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्षेत्रों में, कि एक तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया? पर्वतीय क्षेत्र है। एक कौन से क्षेत्र हो गए? पठारी क्षेत्र हो गए। और एक कौन से क्षेत्र हो गए? उबड़ खाबड़। एक कौन से क्षेत्र हो गए? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ एक क्षेत्र ये हो गया। एक क्षेत्र है आपका मैदानी। इनमें आपको तुलना करवाएगा। प्रश्न आपका ये बनेगा, एक कौन सा होगा? मैदानी क्षेत्र होगा। कि पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय, पठारी और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कम जनसंख्या, जबकि जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ मतलब अधिक जनसंख्या। यहाँ क्या करती है? अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका क्या बताना है? इन दोनों के बीच में आपको कारण बताना है। इन दोनों का कारण क्या है? या आपको शब्द क्या दे देगा? यहाँ दे देगा कि पर्वतीय और पठारी या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में विरल जनसंख्या, यहाँ क्या पाई जाती है? विरल जनसंख्या। और जो मैदानी क्षेत्र हैं ये क्या बसे हुए हैं? सघन बसे हुए हैं। मैदानी क्षेत्र सघन बसे हुए हैं। इसका क्या बताना है आपको? कारण बताना है कि ऐसा क्यों है। तो आपको बताना है कि जो पर्वतीय, पठारी या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं यहाँ एक तो लोगों के रहने या लोगों के आवास बनाने की सुविधाएं कम हैं। क्या क्या बनाने की? लोगों के द्वारा आवास बनाने की, यानी आवास जो रहने का मकान है, निवास है अपना, वो आसानी से नहीं बनाया जा सकता। एक मतलब यहाँ यातायात का जो विकास है, ऊबड़ खाबड़ होने के कारण यातायात का विकास है वो आसानी से नहीं किया जा सकता। यातायात के विकास में जैसे सड़क बनाना है ना, सड़कों का निर्माण करना है, रेल मार्गों का निर्माण करना है ना, बिजली की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी अच्छी तरह से यहाँ पूर्ति नहीं की जा सकती। बिजली की व्यवस्था है वो अच्छी तरह से नहीं हो सकती। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो है वो कम उपजाऊ होते हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? कम उपजाऊ होते हैं। और कम उपजाऊ होने के कारण यहाँ मानव अपनी आर्थिक गतिविधियां हैं वो आसानी से नहीं कर सकता। ये क्षेत्र क्या होते हैं? कम उपजाऊ होते हैं। और कम उपजाऊ होने की वजह से, किसकी वजह से? कम उपजाऊ होने की वजह से यहाँ कृषि कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता है। कृषि नहीं होती है और कृषि नहीं होगी तो मानव की जो आर्थिक गतिविधि है वो कम होगी। उसकी जो आर्थिक क्रिया है वो कम होगी। आय के स्रोत नहीं होंगे और जहाँ आय के स्रोत नहीं होंगे वहाँ मानव है वो अधिक दिनों तक निवास नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गया पहाड़ी, पठारी और जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं वहाँ कम जनसंख्या निवास करने का कारण। दूसरा दूसरा आपको पूछा जाए कि मैदानी जो क्षेत्र है, अब मैदान का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में मैदानी मैदानी का मतलब बिल्कुल समतल भूमि है। मैदानी का मतलब भूमि कैसी है? बिल्कुल मैदानी जो क्षेत्र हैं यहाँ की भूमि क्या होती है? समतल होती है। इसी के साथ साथ क्या होती है? उपजाऊ होती है।
यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है उसका निक्षेप यहाँ किया जाता है, इसलिए ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होते हैं। यहाँ देखो समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, हैं, इसके अलावा मतलब यहाँ पानी की भी अच्छी उपलब्धता होती है, तो इनकी वजह से यहाँ मानव क्या क्या कर सकता है, आसानी से अपना आवास बना सकता है। दिमाग में बिठाएंगे, क्या कर सकता है, आसानी से अपना आवास है, मकान वगैरह है, वो बहुत अच्छी तरीके से बना सकता है। यातायात का विकास है वो आसानी से कर पाएगा। यातायात के अंदर सड़क मार्गों का, रेल मार्गों का इनका निर्माण है वो आसानी से कर पाएगा। इसी के साथ साथ वो कृषि कार्य है वो आसानी से कर पाएगा। इन तीन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि इन तीन क्षेत्रों का मुख्य रूप से आप दिमाग में बिठा लेंगे, तीन बातों को, आवास को, यातायात को, एक तो आवास को, एक यातायात को, एक कृषि कार्य। ये तीनों जो कार्य हैं ये मैदानी क्षेत्रों में आसानी से किए जा सकते हैं, जबकि पहाड़ी और जो पठारी क्षेत्र हैं यहाँ आसानी से ये तीनों कार्य नहीं होते हैं। आओ आगे। तो प्राकृतिक कारक की बात हम कर रहे थे, इसके बाद में देखो आप, दोनों का आपका तुलनात्मक अध्ययन हो गया कि पर्वतीय, पठारी और ऊबड़-खाबड़ प्रदेशों में कम लोग और मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं। इसका कारण आपको बताना है। क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होती है। कौन से क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? मैदानी जो क्षेत्र हैं, इन मैदानी क्षेत्रों में भूमि क्या होती है? उर्वरक होती है। यहाँ भूमि उर्वरक, उर्वरक का मतलब यहाँ अच्छा उत्पादन होता है, यहाँ भूमि उर्वरक होती है और कृषि की जा सकती है। और क्या की जा सकती है? कृषि की जा सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ यातायात का कार्य है वो आसानी से किया जा सकता है, आवास का निर्माण है वो आसानी से किया जा सकता है, कृषि कार्य हैं वो भी आसानी से किए जा सकते हैं। और इसी कारण से यहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है? सघन पाई जाती है। यही कारण है कि, तो देखो, नदी घाटी जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, हांग हो है, ये जो नदी घाटियाँ हैं, ये नदी घाटियाँ हैं, कौन कौन सी नदी घाटियाँ हैं? एक तो ये नदी घाटी है गंगा, और एक कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। एक कौन सी है? हांग हो नदी है। ये जो नदी घाटियाँ हैं, इन नदी घाटियों के क्षेत्र हैं वो क्या है? सघन बसे हुए हैं। इन नदी घाटियों के क्षेत्र सघन बसे हुए हैं। आपको प्रश्न ये भी कहा जा सकता है कि नदी घाटियाँ हैं वो सघन बसी हुई हैं, कारण बताइए, तो वही आएगा कि जितनी भी नदी घाटियाँ हैं उनका सारा का सारा जो भौतिक धरातल है, सारा का सारा जो क्षेत्र है वो क्या है? समतल मैदानी भाग है। और समतल मैदानी भाग होने की वजह से यहाँ मानव के द्वारा आवास का, यातायात का और कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए ये क्षेत्र हैं वो सघन बसे हुए हैं। आगे देखो, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है अपना जलवायु। दूसरा कारक कौन सा है? जलवायु। किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं? प्राकृतिक, या इसका दूसरा नाम अभी आपको मैंने बताया था भौतिक। प्राकृतिक को आप भौतिक भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हो? भौगोलिक भी कह सकते हो। ये सभी एक ही के नाम हैं। प्राकृतिक भी कह सकते हो, भौतिक भी कह सकते हो और भौगोलिक भी कह सकते हो। इसके बाद में देखो, जलवायु कैसे प्रभावित करती है? अत्यधिक गर्म या अत्यधिक जो ठंडी जलवायु है, जहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जहाँ अत्यधिक ठंडे जो भाग हैं वहाँ, यहाँ कम लोग निवास करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? कम लोग निवास करते हैं। अत्यधिक गर्म और अत्यधिक जो ठंडी है, अत्यधिक गर्म जलवायु में भी कम लोग निवास करेंगे, और अत्यधिक जो ठंडी जलवायु है यहाँ भी क्या करेंगे? कम लोग निवास करेंगे। अत्यधिक गर्म जैसे मरुस्थल है, यहाँ बहुत ही विरल जनसंख्या पाई जाती है ना। अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे भाग जलवायु की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा गर्म है और जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, जैसे ध्रुवीय प्रदेश हैं। अभी हमने देखा था निम्न जनसंख्या घनत्व, कि निम्न जनसंख्या घनत्व उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसका कारण क्या है? वहाँ की जलवायु क्या है? बहुत ज़्यादा ठंडी है, वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा शीत है, इसलिए वहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा था विषुवत रेखीय प्रदेश, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ बहुत अधिक गर्म जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा जो मरुस्थल हैं वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा गर्म जलवायु पाई जाती है, और इसी कारण से मतलब यहाँ जो लोग हैं वो कम निवास करते हैं। फिर देखेंगे आप
ये विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। विरल का मतलब होता है बहुत कम। विरल का मतलब क्या है? बहुत कम। जो निम्न जनसंख्या घनत्व में आया था ना विरल, यानी जहाँ एक से भी कम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके अलावा देखो, जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल वह पहाड़ी क्षेत्र है। मरुस्थल और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। मरुस्थलों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है। मरुस्थलों में तो किसके कारण जनसंख्या कम पाई जाती है? जलवायु के कारण। पहाड़ी क्षेत्रों में जो ऊबड़ खाबड़ धरातल है, अभी हमने बात किया था ना ऊंचा ऊंच वाला, है ना, यहाँ जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र था यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती। और जो मानसूनी प्रदेश होते हैं, देखो मानसूनी प्रदेश कौन से हैं? जो मैदानी क्षेत्र हैं ये सारे मानसूनी प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। तो जो मानसूनी प्रदेश हैं, इन मानसूनी प्रदेशों में क्या करती है? अधिक जनसंख्या निवास करती है। मानसूनी प्रदेशों में जनसंख्या क्या करती है? अधिक निवास करती है। तो ये सारे किसकी दृष्टि से जनसंख्या का अंतर पाया जाता है इन सब में? जलवायु की दृष्टि से। तो मानसूनी जो प्रदेश हैं ये सघन बसे हुए हैं, जबकि मरुस्थलीय कौन कौन से? मरुस्थलीय, हाँ, अति शीत और अति उष्ण। मरुस्थलीय, अति शीत और जो अति उष्ण हैं पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये क्या होते हैं? विरल बसे हुए हैं। इनका कारण क्या है? जलवायु है। देखो प्रश्न यहाँ आप देखेंगे, प्रश्न आपका क्या बनेगा? यहाँ आपका प्रश्न क्या बनेगा? आपका प्रश्न ये बनेगा कि मानसूनी प्रदेश सघन बसे हुए हैं। मानसूनी प्रदेश जो हैं, ये मानसूनी प्रदेश हैं, ये सघन बसे हुए हैं। प्रश्न है, ये आपको लिखना नहीं है, समझ लें इसको। मानसूनी प्रदेश हैं, यहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है? सघन। मानसूनी प्रदेशों में जनसंख्या क्या पाई जाती है? सघन पाई जाती है। और इसके अलावा कौन से क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र। इसके अलावा कौन से क्षेत्र हो गए? एक तो आपने बात की पहाड़ी क्षेत्र की, और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ एक हमने बात की है किसकी? मरुस्थलीय क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र हो गए, एक कौन सा हो गया? मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। पहाड़ी क्षेत्र हैं, मरुस्थल हैं, और इसके बाद में अति शीत है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। और एक अति उष्ण। अति शीत हो गया और एक कौन सा हो गया? अति उष्ण। अति उष्ण का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ ये क्या है? विरल या कम। ये क्या कैसे बसे हुए हैं? विरल या कम बसे हुए हैं। इन दोनों के बीच में आपको क्या करनी है? तुलना करनी है। किस किस के बीच में? मानसूनी प्रदेशों के बीच में, और पहाड़ी, मरुस्थल, अति शीत और अति उष्ण, इनके बीच में आपको क्या करनी है? तुलना करनी है कि ये तो क्या है? सघन बसे हुए हैं, और ये क्या है? विरल बसे हुए हैं। इसका कारण क्या है? तो आपको बताना है। क्या बताना है? कि जो मानसूनी प्रदेश हैं, इन मानसूनी प्रदेशों में, मानसूनी प्रदेश हैं, यहाँ की जलवायु क्या है? सुखद है। यहाँ जलवायु की दृष्टि से आपको उत्तर देना है, तो आपको बताना है कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? सुखद जलवायु है। यहाँ की जलवायु कैसी है? सुखद है। मानव जीवन जीने के लिए बहुत ही एक अनुकूलित जलवायु यहाँ की पाई जाती है। बहुत ही सुखद जलवायु यहाँ की पाई जाती है। तो सुखद जलवायु होने के कारण ये प्रदेश क्या है? सघन बसे हुए हैं। और इसके अलावा आपको ये पता चल गया होगा कि जो आपके ये हैं पहाड़ी क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, एक तो कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, एक मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र हैं, एक आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ये मतलब क्या है? विरल बसे हुए हैं, पहाड़ी हैं, मरुस्थलीय हैं, अति शीत हैं, अति शीत हैं, और इसी के साथ में अति उष्ण है। अति शीत, अति उष्ण, ये क्या है? विरल बसे हुए हैं। तो यहाँ की जलवायु क्या पाई जाती है? मानव जीवन के विपरीत पाई जाती है। मानव जीवन जीने के लिए क्या नहीं है? अनुकूलित नहीं है। और मानव जीवन जीने के लिए अनुकूलित नहीं होने के कारण यहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा ये बीकानेर प्रदेश है, इस बीकानेर प्रदेश में भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ विरल जनसंख्या कम पाई जाने का कारण भी यही है। विरल जनसंख्या के कम पाई जाने का कारण भी यही है कि यहाँ का जो पूरा का पूरा प्रदेश है वो पूरा का पूरा मरुस्थल है। देखो, एक छोटा सा हमने यहाँ आपको फोटो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो बीकानेर के अंदर इस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। ये बीकानेर का प्रदेश है, और इस बीकानेर प्रदेश में देखो इस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। ये फोटो लिया गया है,
यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ जो मरुस्थल है, इसमें से देखो ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखो इस प्रकार का पूरा पीछे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो इस प्रकार का चित्र आपका देखो एक दिखाया गया है। मैंने इसको मरुस्थल को दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाया है। ये देखो पूरा का पूरा रेतीला ही रेतीला प्रदेश है, और ये पूरा का पूरा देखो रेतीला प्रदेश है। और रेतीला प्रदेश होने की वजह से देखो यहाँ आंधी चलती हैं मिट्टियाँ वगैरह ये उड़ती हैं, पूरा का पूरा देखो बहुत लंबा चौड़ा आपको दिखाया है। ये मतलब मिट्टी उड़ने के कारण इतना धुंधला हो जाता है कि मतलब आसानी से दिखाई भी नहीं दे पाता है। एक ऊंचे टीले का आपको चित्र है, वो खींच करके यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार की यहाँ ऐसी जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की जनसंख्या है। यहाँ बहुत कम विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये देखो इस प्रकार से बहुत कम विरल जनसंख्या यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, देखो ये मरुस्थल है पूरा का पूरा। और ये जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कंटीली झाड़ियाँ वगैरह ये मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो इन ऐसे जो प्रदेश होते हैं, इन प्रदेशों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। ये देखो पूरा का पूरा मरुस्थल है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो पूरा का पूरा मरुस्थल है। तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ जलवायु की, कि जलवायु की दृष्टि से कुछ प्रदेश हैं वो सघन बसे हुए हैं और कुछ प्रदेश हैं वो विरल बसे हुए हैं। इसका आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद में तीसरा कारण देखें, मृदा। कौन सी है, मृदा। मृदा में भी वही बात आती है, मिट्टी। मिट्टी में आप देखेंगे कि जनसंख्या वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति, उर्वरा शक्ति का मतलब एक तो ऐसी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जहाँ कृषि आसानी से की जा सकती है, वो मिट्टी होती है। इसकी उर्वरा शक्ति का प्रभाव पड़ता है कि जहाँ मिट्टी की उपजाऊपन ज़्यादा होगा, वहाँ लोग कृषि कार्य आसानी से कर पाएंगे। कृषि कार्य आसानी से कर पाएंगे तो जनसंख्या वहाँ क्या करेगी भाई, ज़्यादा निवास करेगी। फिर देखो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में, देखो जहाँ की मिट्टी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में एक तो खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब खाने वाली जो फसलें होती हैं, जो भोजन के काम में ली जाती हैं, उन फसलों को खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। इसके अलावा अन्य व्यापारिक फसल होती हैं, जैसे गेहूं है, ये खाद्यान्न में आएगा। बाजरा है, किस में आएगा, खाद्यान्न में आएगा। मक्का है, किस में आएगी, खाद्यान्न में आएगी। लेकिन जैसे कपास है, क्या इसको खाते हैं क्या, नहीं, ये किसके अंतर्गत आती है, व्यापारिक फसल के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से मृदा की अगर उर्वरा शक्ति अच्छी है, मिट्टी अगर अधिक उपजाऊ है, तो मिट्टी अधिक उपजाऊ होने के कारण, तो मिट्टी की अगर उर्वरा शक्ति अधिक होगी, मिट्टी का उपजाऊपन अगर अधिक होगा, तो यहाँ लोग मतलब क्या करेंगे, कृषि कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। खाद्यान्न फसल है, अन्य फसलें हैं, इनको आसानी से उगा पाएंगे। और इनको उगा पाने के कारण यहाँ प्रति हेक्टर उपज अधिक होती है। प्रति हेक्टर का मतलब जो जमीन का क्षेत्रफल है प्रति हेक्टर का, इसमें उपज अधिक होती है। इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ, वही मैदानी क्षेत्र आ गए, देखो ये नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वो अधिक घने बसे हुए हैं। तो इस प्रकार से मृदा क्या करती है, जनसंख्या वितरण को और जनसंख्या घनत्व को इनको क्या करती है, प्रभावित करती है। जल की उपलब्धता, ये आप आसानी से देख सकते हैं कि लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जहाँ जल आसानी से मिल जाएगा, उन क्षेत्रों में लोग हैं वो अधिक रहते हैं। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सर्वाधिक सघन प्रदेश हैं। देखो इस सब में आपका नदी घाटी आ रहा है, तो नदी घाटी का मतलब क्या है, यहाँ नदियों के द्वारा जो रेत बहा करके ला जाती है बाहर से, पर्वतीय प्रदेशों में से जो मिट्टी के कण होते हैं उनका ला करके निक्षेप कर दिया जाता है। ये कक्षा 11 में मैंने आपको बताया भी था। बाढ़ जनित मैदान आपको मैंने बताए थे। नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु निक्षेपित मैदान है ना। तो इसमें जो नदियों के द्वारा जो निक्षेपित मैदान है, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। पानी भी यहाँ आसानी से मिलता है और यहाँ का जो भूभाग होता है वो भी समतल होता है। तो ऊंचावच की दृष्टि से भी नदी घाटी ये समतल हैं, इसलिए ज़्यादा बसी हुई हैं।
मृदा की दृष्टि से भी जो नदी घाटियाँ हैं ये क्या हैं, उपजाऊ हैं, इसलिए अधिक घनी बसी हुई है। और जल की उपलब्धता की दृष्टि से भी क्या है, जल की उपलब्धता भी नदी घाटियों में अधिक है और अधिक होने के कारण ये अधिक सघन बसे हुए हैं। फिर देखो वनस्पति, वनस्पति का मतलब यहाँ पेड़ पौधे। तो अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती है। देखो यहाँ अगर वन क्या है, सघन है, ज़्यादा वनस्पति है, बहुत ज़्यादा जंगल है, वहाँ भी जनसंख्या क्या नहीं पाई जाएगी, अधिक नहीं पाई जाएगी। लेकिन जो कोणधारी वन की आर्थिक उपयोगिता अधिक है। कोणधारी वन पाए जाते हैं जो अपने ज़्यादातर जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, इन ध्रुवीय प्रदेशों में। तो तुलनात्मक रूप से वैसे ध्रुवों पर जनसंख्या कम रहती है, ध्रुवीय प्रदेशों में जनसंख्या कम रहती है, किसकी वजह से, जलवायु की वजह से। लेकिन इन ध्रुवीय प्रदेशों में जैसे कनाडा है, उत्तरी कनाडा में जनसंख्या कम है, लेकिन फिर भी इन उत्तरी ध्रुव की तुलना में उत्तरी कनाडा में जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं और कोणधारी वन पाए जाने के कारण इन वनों की आर्थिक उपयोगिता ज़्यादा है। मानव इनको अपने जो दैनिक कार्य हैं, कोई भी फर्नीचर वगैरह का इसका निर्माण करना है तो उसके अंदर इनको ज़्यादा काम में लेते हैं, और ज़्यादा काम में लेने के कारण यहाँ पूर्णधारी वनों का उपयोग ज़्यादा होता है। उपयोग ज़्यादा होता है तो उनकी आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो अधिक होंगी और यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहाँ बसते हैं। और एक मैंने आपको बताया भी था पहले कि कनाडा एकमात्र एक ऐसा देश है जो प्राथमिक क्रियाकलापों के आधार पर विकसित देश की श्रेणी में आता है। कनाडा जो है ये प्राथमिक क्रियाकलापों की प्राथमिक क्रियाकलापों के आधार पर, और ज़्यादातर यहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं और लकड़ी काटने का काम यहाँ किया जाता है। और इसी की वजह से ही, इन प्राथमिक क्रियाकलापों की वजह से ही कनाडा प्राथमिक ये विकसित देशों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये थे आपके कौन से कारक थे, जनसंख्या घनत्व को या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक। इनको हम भौतिक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भी कह सकते हैं। तो आज की कक्षा में केवल आपको इतना ही बताएंगे कि जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और भौतिक कारक कौन कौन से थे, इनका आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाली जो कक्षा होगी इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, आर्थिक कारकों की बातें करेंगे कि जनसंख्या घनत्व को या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। थैंक यू।